हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एडू हब। आज के इस लेक्चर से क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज की शुरुआत होने जा रही है, जो कि साइंस बुक के फिजिक्स पोर्शन चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से शुरुआत होगी। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें और साथ ही साथ कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर सीरीज कैसी। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यूएशन में चाहिए तो बहुत जल्दी ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर दी जाएगी और आपके पास एनसीईआरटी बुक के लगभग हर एक चैप्टर के इन डेप्थ वीडियो लेक्चर्स इसी चैनल पे अवेल होंगे। इसके लिए आपको बस अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास चैप्टर 10th एनसीईआरटी बुक का है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट में हम रिफ्लेक्शन से डील करेंगे और लेक्चर 2 जो इसके बाद आएगा उसमें हम रिफ्रैक्शन से डील करेंगे। लेकिन सर ये लाइट होती क्या है? सबसे पहले हमको ये समझना है कि लाइट होती क्या है। तो डे टू डे लाइफ में हम लाइट वर्ड हमेशा यूज करते हैं और इसके विषय में कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी डार्क रूम में हैं तो अक्सर यही कोशिश करते हैं कि वहां लाइट ऑन हो जाए। सर ये वाली लाइट कौन सी थी? तो सर ये एक ऐसी लाइट थी जिसको ऑन करने के बाद हम किसी भी चीज़ को देखने के लिए थोड़ा सा कैपेबिलिटी डेवलप कर पाते हैं, हम केपेबल हो जाते हैं कि किसी भी चीज़ को देख सकें। ठीक उसी प्रकार से साइंस ने भी इसका एक डेफिनेशन दिया। तो लाइट होती क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। ध्यान से समझिएगा, लाइट एक ऊर्जा का ही प्रकार है। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमको ये एबिलिटी प्रोवाइड करती है, जो हमको इनेबल करती है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। अच्छा है क्या सर ये? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वेवलेंथ कहाँ होती है सर? तो वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। चलिए देखते हैं। देन लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल्स अस टू सी। ठीक, सबसे पहले तो हमको ये समझ में आ गया सर कि एक ऐसा ऊर्जा का प्रकार जो हमको किसी भी चीज़ को देखने में सक्षम बनाता है, उसको सर हम प्रकाश कहने में सक्षम होते हैं। सर समझिएगा बात को, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी टाइप है जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। चलिए ये तो समझ में आया सर। लाइट की कुछ और प्रॉपर्टीज पे अगर हम नज़र डालें तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी मिलती है सर कि इसका प्रोपोगेशन कैसा होता है। तो बहुत ही तेज रफ्तार से सर लाइट चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, और ये एजम्पशन जो है, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सर वैक्यूम के लिए लिया गया है। किसके लिए? वैक्यूम के लिए। फ्री स्पेस में लाइट 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड से चलती है। चलिए, ये अक्सर सर सीधी रेखा में ही चलना चाहती है। ठीक ना? इट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अक्सर सीधी रेखा में ही ये चलना चाहती है। उसके बाद सर लाइट इमेज भी फॉर्म करती है। इमेज फॉर्म कब करती है सर? जब ये 2 या 2 से अधिक रेज कहीं मीट करने लगे तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या फॉर्म करती हैं? इमेज। तो ये तो इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हुए सर। उसके बाद ये इमेजेस फॉर्म करती हैं तो किस प्रकार के? तो 2 मेजर इमेजेस फॉर्म करती है सर, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अगर हम रियल इमेज पे प्रकाश डालें तो ध्यान से समझिएगा, अगर लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं तो वो रियल इमेज फॉर्म करती है। ठीक ना? अब ये एक्चुअली मीट करने का क्या मतलब हुआ सर? फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ये रेज है, ठीक, और ये एक रेज, दूसरी रेज है। तो इसको कहीं भी अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो ये कहीं मीट नहीं करती, ना पीछे ना आगे। इसका मतलब सर इनका इंटरसेक्शन एक्चुअल में नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वहीं मैं इन रेज की जगह पे अगर ये दूसरी रेज लेता हूँ, ठीक, तो अगर इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट कर जाएगी और ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये इमेज फॉर्मेशन होगा। क्या होगा सर? इमेज का फॉर्मेशन। और ये इमेज कैसी होगी? तो सर दिस इमेज विल बी रियल। ठीक, ये समझ में आता है कि सर जब एक्चुअली रेज मीट करेंगी तो उनको क्या कहेंगे? वो रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। और अगर अभी जो पिछला केस लिया था हमने, उसमें एक्चुअल में रेज नहीं मीट कर रही थी सर, तो उसमें क्या हो रहा था? रेज वर्चुअली कहीं मीट कर रही थी। समझिए बात को,
एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। अगर एक रेस आपकी ये है और दूसरी रेस कुछ इस प्रकार से, तो वो लगता है कि कहीं दूर से आ रही है और वहाँ कहीं मिली होंगी पीछे से, लेकिन एक्चुअल में आगे कहीं नहीं मिलेंगी। और ऐसे इमेजेस कैसे फॉर्म होंगे सर? वर्चुअल इमेज। तो इस पे भी एक बार नजर डालते हैं, ध्यान से देखिए। रियल इमेजेस क्या होंगी? अगर एक्चुअल में चीजें मीट हो रही हैं, एक्चुअल में रेज मीट हो रही हैं, तो उनको रियल इमेज कहेंगे। लेकिन अगर इमेजेस रियल नहीं है तो इसका मतलब वो वर्चुअल है। और वर्चुअल कब होंगी? अगर वो एक्चुअली मीट नहीं करती है। सबसे पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरी बात, रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। इन्वर्टेड मतलब अगर इमेज इस ऑब्जेक्ट का ऐसा है तो उसकी इमेज रियल अगर फॉर्म हो रही है तो उसके इस डायरेक्शन सेंस में फॉर्म होगी, इस प्रकार से फॉर्म होगी सर। समझ में आ रहा है? मतलब उसके टॉप और बॉटम में एक्सचेंज हो जाएगा सर, इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म होंगी। और ऐसी रियल इमेजेस हमेशा स्क्रीन पे बनती है। जैसे हमारा रेटिना है आपका, ये भी एक स्क्रीन है, एक प्रकार का स्क्रीन है। तो ऐसी रियल इमेजेस अक्सर स्क्रीन पे ही बना करती है। चलिए ये तो समझ में आया। अब हम नजर डालते हैं किस पे सर? तो हम नजर डालेंगे वर्चुअल इमेज पे। तो ये कभी एक्चुअल में मीट नहीं करती और ये इरेक्ट होती हैं सर। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी उसकी ऐसी ही मिलेगी। वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, ठीक। लेकिन ये स्क्रीन पे ना फॉर्म होकर के मिरर के पीछे फॉर्म होती हैं। वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। जैसे स्क्रीन इधर है तो कहीं पीछे जाकर के फॉर्म हो रही है, ठीक। और इसके कुछ अलग अलग प्रकार भी हैं। जैसे कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होती है। अच्छा ध्यान से देखिएगा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके मन में जरूर अराइज हुआ होगा कि सर ये अगर रियल इमेजेस हैं तो इन्वर्टेड बन रही हैं सर, तो ये इन्वर्टेड इमेजेस को हम देख कैसे पाते हैं? मतलब हमारा ब्रेन तो हमको सीधा सीधा दिखा रहा है, जैसी चीजें हैं वैसी ही दिख रही। तो होता क्या है सर कि ये इन्वर्टेड इमेज तो फॉर्म हुई, लेकिन इस इन्वर्टेड इमेज को ऑप्टिक नर्व जो है हमारे ब्रेन तक ले जाता है। कहाँ तक? हमारे ब्रेन तक। और हमारे ब्रेन तक ले जाते ही इसको बीच में कहीं सीधा कर देता है रास्ते में। ये कुछ इस फॉर्म पे थी लेकिन ब्रेन तक पहुंचते पहुंचते इसको सीधा कर दिया। तो क्या आया समझ में कि ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाती हैं और इसी वजह से सर ऑप्टिक नर्व इसको इरेक्ट करके ही दिखाता है, ठीक ना? जहाँ तक चीजें समझ में आई। तो अब हम समझेंगे कि सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, जो हमारे चैप्टर की मेन हेडिंग है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन सर बाउंसिंग बैक होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन सेम मीडियम ड्यू टू इंसिडेंस ऑन एनी प्लेन सरफेस। ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं। एनसीईआरटी की ही लाइन आपके पास है, अ वेरी हाईली पॉलिश सरफेस सच एज अ मिरर, ठीक, रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। एक बहुत ही हाईली पॉलिश सरफेस जैसे कि मिरर ज्यादातर अधिकांश लाइट रेज को अपने सरफेस पे फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट करा देता है, बाउंस बैक करा देता है, ठीक ना? और ये चीजें हमको रिफ्लेक्शन के कुछ नियम की तरफ ले जाती है, ठीक। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है उसको समझने के लिए हम देखते हैं। देखिए हमारे पास एक ये लाइट रे फॉर्म हुई, ये लाइट रे हमारे पास इंसिडेंस कर रही है। तो ये आने वाली रे हुई सर, मैंने इसको लिख दिया सर, ये आने वाली रेस ये है। और ये इस पॉइंट पे इस सरफेस से ही, मान लीजिए कि हाईली पॉलिश्ड कोई सरफेस है, फॉर एग्जांपल मिरर हो गया, ठीक, यहाँ से ये बाउंस बैक होकर के ये जाने वाली रेस बन गई, ठीक। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अगर जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंस हो रही है उस पॉइंट के थ्रू एक नॉर्मल बनाया जाए, नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए उस सरफेस पे, तो ध्यान से समझिएगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके बराबर होगा सर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। कहता क्या है, आने वाली रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी, ये आने वाली रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी, जाने वाली रे भी नॉर्मल से वही एंगल बना करके जाएगी सर, ठीक। जो लिया वो दे करके चल दिया। तो ये तो सर पहला नियम हुआ। लेकिन एक दूसरा नियम भी है। दूसरा नियम क्या कहता है कि ये जो आने वाली रे है दिस रे, ये जो जाने वाली रे है सर ये दूसरी वाली रे है, ठीक। और ये नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है किस पॉइंट पे सर? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ये सभी जो है एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। आशा करता हूं आपको प्लेन के बारे में पता होगा।
अगर प्लेन के बारे में नहीं पता होगा तो मेरे फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने प्लेन का बहुत प्रॉपर डिस्कशन किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करेंगे। ठीक, तो एक ही प्लेन पे ये सारी चीजें लाई करती हैं। दोनों नियम समझ में आए? आइए एक बार इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहला नियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आया समझ में? और दूसरा लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, आने वाली रे, द नॉर्मल टू द मिरर, जो हमने अभी बाद में बनाया, एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है जाने वाली रे, ये सभी कहाँ लाई करेंगे सर? ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मुझे लगता है रिफ्लेक्शन के ये नियम लाइट के लिए आपको समझ में आते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे सर, स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। मिरर्स कोई जरूरी नहीं सर कि हमेशा एक पॉलिश्ड स्ट्रेट सरफेस ही हो सकता है कभी कभी एक कर्व्ड सरफेस भी हो। ठीक, कर्व्ड सरफेस जब हम एज्यूम करना शुरू किए वहीं से स्फेरिकल मिरर का कंसेप्ट आया। क्या आया सर? स्फेरिकल मिरर का कंसेप्ट आया। आप ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, हमेशा कोई जरूरी नहीं सर कि वो स्ट्रेट रहे। और इसके रिफ्लेक्शन जब हम देखना शुरू करेंगे तो स्फेरिकल मिरर के केसेस में देखेंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा। इसको भी समझने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर। ठीक, आपने मान लिया सर कि हाँ ये स्फीयर तो मेरे पास है। उसके बाद मैंने कहा कि सर आप उसको कट डाउन करिए। मैंने कहा बिल्कुल, मैं कट डाउन कर दिया सर। मैंने कहा इस पोर्शन को यहाँ ले आइए। आपने कहा बिल्कुल मैं ले आऊंगा। और ये दूसरे वाले पोर्शन को मैंने कहा कि आप यहाँ ले आइए। ठीक, अब सर गेम कहाँ हुआ, समझिएगा बात को। मैंने एक सॉलिड स्फीयर ले लिया, उसको कट किया, एक सरफेस को कुछ इस पार्ट में रख लिया और दूसरे सरफेस को कुछ इस पार्ट में रख लिया। तो ये मेरे पास पहला सरफेस मिला और ये दूसरा सरफेस मिला। ठीक, अब बहुत ध्यान से समझिएगा सर। आपको हमेशा से ये कंफ्यूजन बने रहते थे कि सर कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है। मेरे बालकों आपको बहुत अच्छे से पता होगा केव कैसा होता है सर, कुछ इस प्रकार का जिसमें हम एंटर करते हैं। केव, गुफाएं आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये केव कुछ इस प्रकार का होता है ना, जिसमें हम एंटर करते हैं। ठीक, बस इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। मैं ये मिरर के कंसेप्ट को आपको हमेशा के लिए याद करवा दूंगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहला मिरर मेरे पास ये है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अगर मैं इसके बाहर वाले सरफेस को पॉलिश कर दूंगा, पॉलिश मतलब उधर किसी लाइट रे को जाने ही नहीं दूंगा, तो अंदर ऐसे ही आना होगा। और ये किस प्रकार का शेप है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो एक केव का शेप ले रहा है। आप कहोगे यस सर, इसलिए मैं इसको क्या कहना पसंद करूंगा, कॉनकेव मिरर। मैं इसको क्या कहना पसंद करूंगा, कॉनकेव मिरर। अगर ये तरीका पसंद आया तो जरूर लाइक बटन को प्रेस करके और कमेंट में जरूर बताएं कि सर आज के बाद मैं कभी कॉनकेव मिरर को भूलने वाला नहीं हूँ। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। अब जितने भी लाइट रेज आएंगी इधर ही से आ सकती हैं सर, और ये केव मैंने फॉर्म कर दिया, इसलिए इस मिरर को क्या कहा, कॉनकेव मिरर। बोलिए आता है समझ में? यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हूँ। तो इसके जो दूसरा भाई है, इसका दूसरे भाई का नाम मैंने रख दिया कॉन्वेक्स मिरर। इसका जस्ट उल्टा होगा सर, आपको अच्छे समझ में आता होगा कि ये जो केव वाला रास्ता था ये नहीं है, अब ये इसके बाहर वाला रास्ता है। ठीक ना, और ये अंदर से ही पॉलिश कर दिया गया। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे सर, कॉन्वेक्स मिरर। ये स्फेरिकल मिरर के कंसेप्ट का मुझे लगता है आपको सबको समझ में आता होगा। ठीक, ये कुछ अब इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर आपको सीखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो, और ये कौन सी मिरर है सर, कॉनकेव मिरर, तो उसका इमेज कहाँ बनाएगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो और ये कौन सी मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, तो ये इसका इमेज कहाँ पे बनाएगी। ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है तो इसी लेक्चर सीरीज में हर टाइप के इमेज फॉर्मेशन का कंसेप्ट आज ही आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, उसके पहले आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल जो आप बचपन से करते हो सर, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते थे बच्चे, ठीक, और पीछे व्हाइट पेपर रख करके और रेज को कंसंट्रेट करते थे किसी पॉइंट पे, और फिर वो पेपर क्या हो जाता था, बर्न आउट। आशा करता हूँ आप ये 10.2 एक्टिविटी बहुत अच्छे से पढ़ करके समझ जाओगे। फिर भी कोई दिक्कत हुई तो समझते हैं। चलिए, स्फेरिकल मिरर हम कटिंग करना तो सिखा दिए थे, उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज आप सीख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, स्फेरिकल मिरर का इतना सा पार्ट तो हमको बार बार दिखाया जाएगा बुक में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट, लेकिन वो कुछ इस प्रकार से बना होगा, पूरे एक कंप्लीट स्फीयर से बना होगा। मानते हैं आप, स्फेरिकल मिरर का इतना पार्ट आपको रेगुलर दिखाया जाएगा, लेकिन वो पूरे एक कंप्लीट
स्फीयर से मिलकर के बना है। तो इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट को मैं पोल कहूंगा और ये पूरी लाइन को मैं क्या कहूंगा, एक्सिस। पोल से और इसके सेंटर तक, स्फीयर के सेंटर तक अगर मैं जाऊंगा तो उसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहूंगा। मैं क्या कहूंगा इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा और इसके जस्ट हाफ डिस्टेंस पे मैं फोकस को अलाइन करूंगा और इसको एफ से रिप्रेजेंट करूंगा। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी हुई सर पोल से, आर के बराबर। फोकस की दूरी कितनी हो जाएगी सर, r/2 के बराबर। यहाँ तक अगर सारे बच्चों को समझ में आता है तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आएगा, r = 2 times f। ठीक, r = 2 times f। लेट मी रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल R। ठीक, r = 2 times f। रिप्रेजेंटेशन है, आप जैसे भी कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ तक मुझे लगता है कि सारी चीजें समझ में आई। इसको क्या कहा मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या कहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या कहा, फोकस। इसको क्या कह दिया सर, पोल। इसको क्या कहूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, चलिए ये सारी चीजें अगर समझ में आती हैं तो अब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसका, इमेजेस का। कैसे, जब स्फेरिकल मिरर से फॉर्म हो रही है। और स्फेरिकल मिरर से फॉर्म कैसे हो रही है सर, तो एक तरीका सिखाएंगे रे डायग्राम्स के थ्रू। पहले भी बता चुका हूं कि जब इंटरसेक्शन होगा दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड रेज का, किसका, रिफ्लेक्टेड रेज का, इंसिडेंट रेज का नहीं सर, रिफ्लेक्टेड रेज का, इस पर फोकस करिएगा। तो क्या होगा सर, इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इमेज का फॉर्मेशन ही अब हम आगे सीखेंगे। चलिए बहुत ध्यान से सीखिएगा, ये कुछ रूल्स हैं आपके पास कि कैसे आप इमेज का फॉर्मेशन सीख सकते हैं। ठीक, तो ये रूल नंबर 1 क्या कहता है कि कोई भी मिरर हो, आपके पास कॉन्केव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। फॉर एग्जांपल ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, लेट मी डू इट वंस अगेन। ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक ना। यहाँ पे कहीं आपका पोल है। अब होगा क्या सर, पोल के बाद यहाँ पे आपको फोकस मिलेगा और इसके डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रेज पैरेलल आ रही है, ठीक, कोई भी रे अगर पैरेलल आ रही है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी। ठीक, वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी। सबसे पहला नियम ये कहता है। ठीक, यही सेम केस आपके यहाँ पे भी मिलेगा। कैसे मिलेगा सर, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे गुजरेगी, फोकस से। लेकिन फोकस ये पीछे अलाइंड है कहीं। ठीक, कॉन्केव मिरर के लिए फोकस पीछे की साइड होगा। अच्छा, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, बहुत ही ध्यान से। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आती हों, बहुत अच्छे से समझिएगा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा सर, पॉलिशिंग मैं इधर किया हूँ, लेकिन स्फीयर तो कुछ इसी प्रकार से होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पे होगा और फोकस कहीं यहाँ पे होगा। ठीक, तो ये अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करता हूँ तो रिफ्लेक्शन इधर से तो हुआ, पैरेलल तो आ रही है, लेकिन फोकस से गुजरेंगी। तो ये माना जाता है कि फोकस से कुछ इस प्रकार से गुजर रही है। आ रहा है समझ में, ये कंसेप्ट था। पहला कंसेप्ट मुझे समझ में आया कि आपको लगता है कि आगे अगर चीजें पैरेलल आ रही हैं तो पैरेलल आ रही हैं तो वो कहाँ से गुजरेंगी सर, तो फोकस से गुजरेंगी। याद करने के लिए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन काफी होगा। चलिए आगे, दूसरी चीज, जस्ट इसका इनवर्स। अगर कोई रे सर फोकस से गुजर रही है या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस से ही गुजरने जा रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल निकल जाएगी। जैसे आपके पास ये कॉन्केव मिरर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ कहीं पोल है, ये उसका शेडेड पोर्शन। ठीक, चलिए अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे इसका फोकस है कहीं, तो यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई रे अगर फोकस से गुजर रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे गुजरेगी सर, पैरेलल। रिफ्लेक्शन के बाद कैसे गुजरेगी, पैरेलल। और सिमिलर केस आपके पास कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा। ये दो रूल समझ में आते हैं। अगर फोकस इससे आ रही है, रे अगर फोकस से आ रही है तो वो फिर क्या हो जाएगी सर, पैरेलल हो जाएगी। ठीक, चलिए ये चीज समझ में आई। इसके बाद तीसरा नियम क्या कहता है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस भी लौट जाएगी, वापस भी इसी रास्ते लौट जाएगी कहीं। ठीक, यही सिमिलर कॉन्वेक्स में भी हुआ कि अगर लगता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वहीं से वापस हो जाएगी। चलिए ये चीजें अगर समझ में आ रही हो
तो ये तीसरा नियम में मुझे लगता है कि क्लियर है। क्या क्लियर है सर? कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई चीज जा रही है तो वापस भी उसी से हो जाएगी। ये इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, आपको याद करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके बाद सर मेरे पास चौथा नियम क्या है? जो पिछला नियम हमने सबसे पहला रिफ्लेक्शन का नियम पढ़ा था कि अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से कोई रे इंसिडेंस करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक ना? तो वही नियम यहाँ भी फॉलो करता है सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस will be equal to angle of reflection, angle of incidence will be equal to angle of reflection, angle of incidence will be equal to angle of reflection। हर केस में यही नियम फॉलो करेगा, ठीक। चलिए, तो ये चारों नियम मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से जाएगी सर? फोकस से जाएगी, सबसे पहला नियम। और इसी का जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा सर। कौन सा? दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है? अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो उसी से वापस हो जाएगी, ये तीसरा नियम कहता है। और चौथा नियम क्या कहता है? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन्हीं चीजों का यूज करके अब हम इमेज फॉर्मेशन शुरू करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन शुरू करेंगे। ध्यान रखना है, रिमेंबर करना है क्या सर? कि ये सभी केसेस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? फॉलो होगा, ठीक। कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो हमेशा इक्वल एंगल ही फॉर्म करेगा। आ रहा है? जैसे आप यहाँ पे इंसिडेंस कराते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये इंसिडेंस एंगल है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये यूनिवर्सल है सर। यूनिवर्सल मतलब हर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए कार्यगर है, हर रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ये काम करेगा। चलिए, ये समझ में आता है। तो ये आपके पास एक टेबल है सर, टेबल 10.1। कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होते हैं कॉन्केव मिरर में जब पोजीशंस उसके ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक। लेकिन ये सारे टेबल को आपको रटना नहीं है सर। इस टेबल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, ये बन कैसे रही हैं, ये सारी चीजें आज ही आप इसी क्लास में सब सीख के जाएंगे। चलिए देखते हैं। ये कुछ इमेज फॉर्मेशन का एक समराइज्ड इमेज है कि जैसे इनफाइनाइट पे रहेगा तब क्या होगा सर? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तब क्या होगा? अगर फोकस पे रखा है तब क्या होगा? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है तो क्या होगा सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है तब क्या होगा? और फोकस और पोल के बीच में रखा है तो क्या होगा? ये 6 केस। लेकिन सर ये 6 केस आपको इसी लेक्चर में बहुत इजीली बनाने आ जाएंगे। सबसे पहला केस है हमारे पास, फर्स्ट। हमारे पास जो फर्स्ट केस है सर, उसमें हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख रहे हैं। तो मैंने क्या किया सर? पहले एक रे पैरेलल भेजी, ये रे पैरेलल गई और रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से निकल के चली आई। ये क्या हुई सर? फोकस से निकल करके चली आई। इसी प्रकार से फिर मैंने एक दूसरी रे भी भेजी पैरेलल, वो भी रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से ही जा रही है। तो ये दोनों का रिफ्लेक्शन हुआ कहाँ सर? इंटरसेक्शन हुआ कहाँ? इनका इंटरसेक्शन हुआ फोकस पे। इसलिए फोकस पे क्या हुआ सर? इमेज का फॉर्मेशन। फोकस पे ही इमेज बन गई। बोलिए, समझ में आता है? एक बार फिर से समझते हैं। आपके पास ये मिरर था, कौन सा सर? कॉन्केव। मुझे लगता है अब कंफ्यूजन नहीं होगा कॉन्केव और कॉन्वेक्स में कभी। मैंने क्या किया? इनफाइनाइट पे कहीं ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया। मैंने कहा पैरेलल भेजता हूँ मेरे इसको, ये फोकस से गुजरेंगी। अगर दूसरी रेस भी भेजूंगा पैरेलल तो वो भी फोकस से कहीं गुजरेंगी। ये हमारे पास फोकस हुआ और यहीं पे हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ये कैसी इमेज लग रही है सर? इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर कैसा होगा? तो आप अभी तुरंत कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को पॉज करिए, पहले कमेंट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ये रियल एंड इन्वर्टेड तो इमेज है क्योंकि इसके रियल इंटरसेक्शन से फॉर्म हुआ है ना। यहाँ पे रेज रियल आ रही हैं और एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इमेज तो रियल बनेगी। और रियल इमेज कैसी होती है सर? तो इन्वर्टेड होती है। ये दो चीज तो आप लिखने में हमेशा सक्षम होंगे। ये दोनों चीज तो आप तुरंत लिख जाएंगे। रियल इमेज है तो इन्वर्टेड ही बनेगी, जब वर्चुअल इमेज बनेगी तब इरेक्ट बनेगी। लेकिन आपको क्या दिख रहा है कि एक छोटे से पॉइंट के शेप में बना हुआ है, तो इसका नेचर कैसा होगा सर? हाईली डिमिनिश्ड। कैसी बनेगी सर? हाईली डिमिनिश्ड, ठीक। और हाईली डिमिनिश्ड होने के साथ साथ क्या होगा सर? एकदम पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होगा। पॉइंट साइज इमेज फॉर्म हो रहा है। चलिए, ये समझ में आता है मुझे लगता है। ये वाला फर्स्ट
इमेज फॉर्मेशन क्लियर हुआ। आपके पास सेकंड पोजीशन क्या देगा, अगर ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी रखा हो, बियॉन्ड सी, तब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, तब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। ध्यान से देखिएगा, पहले मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रेज भेज दिया सर, वो टकराने के बाद कहीं फोकस से गुजर रही है सर। अब मैं क्या करता हूँ, एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजता हूँ, वो जैसे जाएगी वैसे ही वापस भी चली आएगी। इन दोनों का इंटरसेक्शन कहीं यहाँ पे हुआ, तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। एक्चुअल में रेज इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए क्या बनेगी, रियल इमेज। रियल है तो कैसा रहेगा सर, वो इन्वर्टेड होगा ही होगा। ठीक, रियल इमेज है तो वो इन्वर्टेड ही होगा। चलिए, ये दो चीज तो आपको हमेशा समझ में आएंगी। तीसरा क्या समझ में आ रहा है, ये साइज कुछ बड़ी थी और ये साइज कुछ छोटी है, तो ये क्या होगा सर, डिमिनिश्ड हो गई। और डिमिनिश्ड होने के साथ साथ क्या हो रहा है सर, किसके बीच में फॉर्म हो रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, इसी के मध्य में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इनका फॉर्मेशन हुआ। मुझे लगता है ये इमेज फॉर्मेशन भी आपको हमेशा के लिए याद होगा। चलिए, तीसरा केस अगर हमको मिलता है तो वो कहाँ मिलता है सर, एट सी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मैं रख देता हूँ ऑब्जेक्ट को, तब इमेज का फॉर्मेशन करवाइए। मैंने कहा ठीक है मैं करवाता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कहीं ये ए बी रखा हुआ है, यहाँ से देखिएगा। अब यहाँ से मैं एक पैरेलल रे भेजा, टकराने के बाद वो सर फोकस से गुजरी, फोकस से भेजता हूँ तो वो पैरेलल गुजर रही है, कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है दोनों। ठीक, मैं अगर मार्कर का कलर चेंज कर दूं तो आपको इमेज का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये येलो वाला। तो हुआ क्या सर, रियल इंटरसेक्शन हुआ, इसका मतलब कि रियल इमेज बनेगी, और रियल इमेज है तो इसका मतलब कि इन्वर्टेड भी होगी। और रियल और इन्वर्टेड तो मिली हमको, कैसी साइज मिल रही सर, तो हमको लग रहा है सेम साइज है, तो सेम साइज की भी होगी। इन्वर्जन दिख ही गया, सेम साइज दिख ही गया। अब ना तो ये इनलार्ज हुई ना ये डिमिनिश्ड हुई, सेम साइज की इमेज बनी। कब, जब हम सी पे हैं। और कहाँ बन रही है सर, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, तो एट सी पे, जहाँ रखे ऑब्जेक्ट वहीं बन गई इमेज। इसका नेक्स्ट केस हमारे पास है, अगर हम सी से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, अब क्या होगा, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, रेज को पैरेलल भेजा, फोकस से निकल गई। ठीक, अब मैं ये मान लेता हूँ कि ये रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ इस प्रकार आ रही होंगी, उसी पे वापस लौट जाएंगी और ये कहीं पीछे जाकर के टकरा रही है। तो पीछे जाने के बाद ये क्या हो रहा है सर, साइज थोड़ा सा बढ़ रहा है इसका। तो सबसे पहले तो कैसा इंटरसेक्शन है सर, तो रियल इंटरसेक्शन है। तो इमेज का नेचर कैसा होगा सर, इन्वर्टेड ही होगा, इन्वर्टेड ही होगा। आपको साइज कैसी लग रही है सर, तो इनलार्ज लग रही है कि नहीं सर, तो इनलार्ज्ड साइज होगी। और इनलार्ज होने के साथ कहाँ बन रहा है सर, इनलार्ज होने के साथ तो सर बियॉन्ड सी बन रहा है सर, सी के जस्ट पीछे बन रहा है। ठीक, मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपके पास एक दूसरा केस बचता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं किस पे, एट फोकस, फोकस पे रख के बताइए कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो जब फोकस पे रखते हैं सर, तो मैं एक रे को पैरेलल हमेशा भेजता हूँ, एक बार भी भेजूंगा वो फोकस से ही निकल जाएगी। दूसरे रे को क्या करूंगा सर, कि ऐसा कोशिश करूंगा कि सी से आ रही है और सी से ही जा रही है, ये दोनों रेज पैरेलल हो गई। और पैरेलल रेज कहाँ मिलेंगी सर, तो कहीं अनंत पे जाके मिलेंगी सर, इनफाइनाइट पे। ठीक, तो अब क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, तो मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पे इंटरसेक्शन हुआ। किसका हुआ सर, तो रियल ही रेज का फॉर्म इंटरसेक्शन हो रहा है। लेकिन कैसा, इमेज तो मैंने मान लिया कि रियल फॉर्म हो रहा है, इन्वर्टेड भी होगा, रियल है, तो ये दोनों चीज तो हमेशा के लिए हो गया, इन्वर्टेड भी हुआ। लेकिन क्या इनलार्जमेंट में कोई कमी, तो सर बहुत बड़ा इमेज बनेगा, इनफाइनाइट पे जाते जाते ये बहुत इनलार्ज इमेज बनेगा। तो कैसा बनेगा सर, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड इमेज बना। तो लेकिन कहाँ बनेगा सर, एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट। हम करते क्या थे, अगर ऑब्जेक्ट को एट इनफाइनाइट रखते थे तो इमेज कहाँ बनता था, एट फोकस। और अब अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रहा है, एट इनफाइनाइट। ठीक, अभी मैं एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को रिकॉल करवा दूंगा और आपको ये हमेशा के लिए टेबल याद रहेगा। चलिए ध्यान से देखिए, हमारे पास लास्ट केस क्या बचता है, अगर हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। मैंने मान लिया
कि एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं आ रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाने की कोशिश करेगी, ठीक। और एक हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन सर ये इधर अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये दोनों कहीं मीट नहीं करेंगी, इस टाइप की रेस कहीं मीट करने की कोशिश कर भी नहीं सकती, ये तो और बढ़ती चली जाएंगी, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा और ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो सर ये जब रियल में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा? तो सबसे डिफरेंट केस यही है आपके पास। इनको मैं अगर पीछे की तरफ बढ़ाऊँ तो ऐसा लगता है कि कहीं यहाँ पे मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहाँ कर रही है सर? स्क्रीन के पीछे, एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो ये पहला केस मिला हमके पास, ये जो वर्चुअल इमेज बना। और वर्चुअल इमेज बनते ही इरेक्ट कहना पसंद करूंगा, एकदम सीधा इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज, ठीक। लेकिन साइज कैसा लग रहा है सर आपको? तो इनलार्ज्ड साइज की बनी है, इनलार्ज्ड साइज की बनी। और कहाँ बनी? तो बिहाइंड द मिरर बनी। कहाँ बनी सर? तो बिहाइंड द मिरर, ठीक। ये चारों पॉइंट मुझे लगता है आपको समझ में आता है और ये केस थोड़ा सा आपको पॉन्डर करने की जरूरत है। चलिए एक बार मैं ये सारी चीजों को रिवाइज करवा देता हूँ। जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था, रुक जाइए, जस्ट गिव मी 1 मिनट, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे इमेज लिख देता हूँ और यहाँ पे नेचर लिख देता हूँ। चलिए ध्यान से समझिएगा, एक बार उस चार्ट को हम फिर से बनाते हैं और देखते हैं कि क्या हम पॉसिबल है, हमारे लिए ये चीज पॉसिबल है कि नहीं, कि हम बना पाए कि नहीं बना पाए। चलिए अगर मैं ऑब्जेक्ट को एक बार इनफाइनाइट पे रखूंगा, इनफाइनाइट पे रखते ही उसका इमेज कहाँ बन रहा था? फोकस पे बन रहा था। ध्यान करिए, दोनों पैरेलल रेज आ रही थी और कहीं जाकर के फोकस में मिल रही थी। और कैसा बन रहा सर? तो ये तो रियल इंटरसेक्शन से बन रहा था, तो रियल एंड इन्वर्टेड तो बनेगा ही बनेगा। उसके साथ ही साथ कैसा बन रहा था? तो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा पॉइंट साइज बन रहा था, पॉइंट साइज बन रहा था। फोकस पे बना कब? जब इनफाइनाइट पे रखा गया। अच्छा इसके बाद क्या हुआ सर? अगर हम सी के पीछे रखते थे, बियॉन्ड सी, तो क्या होता था सर? बियॉन्ड सी रखने पे हमको सी और एफ के बीच में मिलता था, कहीं बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ कहीं इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था। और कैसा हो रहा था सर? तो साइज थोड़ी सी उसकी छोटी थी, तो डिमिनिश्ड थी, और डिमिनिश्ड होने के साथ साथ कैसी थी? रियल इंटरसेक्शन से बनी थी, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना। अच्छा ये समझ में आया? अगर तो मैं उसके बाद कौन सा केस लिया था? एट सी, एट सी। तो सी पे लेते ही इमेज भी वही बना था, एट सी, सेम साइज का बना था लेकिन इन्वर्टेड बना था, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसा? तो सेम साइज का। चलिए उसके बाद कहाँ लिए थे सर हम? तो सी और एफ के बीच में लिए थे। तो जब हम लिए थे सी एंड एफ के बीच में, तो कहाँ बना था सर? तो बियॉन्ड सी इमेज बनने लगा था, तो बियॉन्ड सी इमेज बना। बियॉन्ड सी बनने के बाद थोड़ा सा बड़ा भी बन गया था, तो इनलार्ज्ड भी बना। इनलार्ज्ड होने के साथ रियल इंटरसेक्शन से बना था, तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा था। उसके बाद हम फोकस पे ही लिए थे ऑब्जेक्ट को, और जब फोकस पे लिए तो हमको कहाँ मिला? एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ मिली? एट इंफिनिटी। हाईली इनलार्ज मिली और रियल इंटरसेक्शन से मिली, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ये रियल इमेजेस के 5 केसेस थे, ठीक। रियल इमेज के 5 केस के साथ ही आपके पास छठवां केस क्या था? कि छठवां केस आपके पास था ये वर्चुअल इमेज के फॉर्मेशन का, जो अभी हमने जस्ट देखा। जब फोकस और पोल के बीच में ले रहे हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कुछ स्क्रीन के पीछे लग रहा है कि हो रहा होगा, इसलिए इसको वर्चुअल इमेज कहा गया। इरेक्ट इमेज बनी है, इनलार्ज्ड बनी है और बिहाइंड द मिरर बनी है। मुझे लगता है कॉनकेव मिरर से सारी इमेज फॉर्मेशन का केस आपको क्लियर है। अब हम इसके यूजेस पे आते हैं, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। बड़े ध्यान से समझिएगा, जहां भी चीजों को बड़ा करके देखने की जरूरत पड़ेगी वहां आप किस चीज का यूज करेंगे? कॉनकेव मिरर का। चीजों को बड़ा करके यूज करने की देखिए कैसे। कॉमनली यूज इन टच, टॉर्च में यूज कर रहे हैं, सर्च लाइट में यूज कर रहे हैं, इसका व्हीकल्स के हेडलाइट में यूज कर रहे हैं, ठीक। और इसके साथ ही साथ कहाँ कर रहे हैं? शेविंग मिरर में। आपको चीजों को क्लोजली देखना है, लार्जर इमेज देखना है, उसका बड़ा करके देखना है, तो अपने फेस को देखने के लिए भी इसका यूज करते हैं आप। डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं, टीथ के पीछे कैसे आप कैविटी को देख सकते हैं, सारी चीजों को देख सकते हैं। इनलार्ज इमेज दिखाता है टीथ का। और ऐसे ही कॉनकेव मिरर्स का और भी जगहों पे यूज होता है, जैसे कि अगर हम सनलाइट को कंसंट्रेट करना चाहते हैं, हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं सोलर फर्नेस में, तो इन सारी जगहों पे हम कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। चलिए अगर यही इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर की बात करूंगा, तो इसमें बस 2 ही डिफरेंट केस मिलेंगे। एक बार अगर इनफाइनाइट पे रखते हैं
तो कैसे इमेज फॉर्म होता है, और इनफाइनाइट के बाद इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रख देंगे तो कैसा इमेज फॉर्म होगा। तो जब हम इनफाइनाइट पे रखते हैं तो पैरेलल रेज कुछ इस प्रकार भागती हैं, ठीक, और वो कुछ इस प्रकार फोकस से लगता है कि गुजर रही है, ठीक। तो ये कॉन्वेक्स मिरर में सबसे पहला केस हुआ कि अगर इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे बन गया, ये आपका ऑब्जेक्ट रहा, ये आपका इमेज बन गया सर। और अगर कहीं दूसरा केस देखना पड़े तो वो पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रख दिया जाए तो कुछ इस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन है कि लाइट रे पैरेलल जा रही है, वो ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर जा रही है, और एक दूसरी लाइट रे मैं मान लेता हूँ कि सी से होकर जा रही है और उसी वापस लगेगी, तो यहाँ कहीं इसका इंटरसेक्शन हुआ और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक। ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ, ये लेकिन दोनों इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ, तो ये दोनों वर्चुअली ही इंटरसेक्ट की है और वर्चुअल ही इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो मैं इसको भी देख लेता हूँ टेबल के थ्रू। जब हम इनफाइनाइट पे रखते हैं तो कहाँ बनती है सर, फोकस पे बनती है। कहाँ बनती है, तो बिहाइंड द मिरर बनती है। कैसी बनती है, तो छोटे साइज की बनती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, क्योंकि कभी भी वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट रहेगी। और दूसरा केस जब हम ले रहे थे कि कहीं भी और ले लिए, इनफाइनाइट से पोल के बीच में कहीं भी, तो वो कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में इमेज बन रही है। कैसी बन रही थी, तो छोटी बन रही थी और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा था। मुझे लगता है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर भी क्लियर होगा। कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेस भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा बड़ी चीज़ों को छोटा करके देखना पड़े तो हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, बड़ी चीज़ों को अगर छोटा करके देखना हो तो इसीलिए हम इसको रियर व्यू मिरर्स भी यूज़ करते हैं। जैसे बड़े बड़े ट्रक एक छोटे से शीशे में कैसे दिख जाता है, क्योंकि वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कोई पूछ देगा कि ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में आप कौन से मिरर को यूज़ करते हैं, तो आप कहोगे कि सर इसमें हम बड़ी चीज़ों को छोटे में देखना चाहते हैं, 2 4 5 गाड़ियाँ एक साथ आ रही हैं और एक छोटे से मिरर में उसका इमेज फॉर्म हो जाए, तो मैं वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर ही यूज़ करूँगी। जैसे व्हीकल्स में यूज़ कर लिया, ये कभी कभी साइड्स ऑफ व्हीकल्स में फिटेड आपने देखा ही होगा, जो ड्राइवर को पीछे की ट्रैफिक देखने के लिए इनेबल करता है, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर और भी जगहों पे यूज़ होता है। पहले जब सीसीटीवी कैमरास नहीं होते थे तो शॉपकीपर इसका यूज़ करते थे, जिससे वो पीछे की चीज़ें, गोडाउन की चीज़ें, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देख पाएँ। ये हमेशा डिमिनिश्ड छोटी साइज की और इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज बनाती है, इसीलिए हम इसको जो है प्रीफर करते हैं हमेशा अपने व्हीकल्स में। ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू भी देती है, जैसे ज़्यादा एरिया को कवर करने में हमको मदद करती है, और इसीलिए ज़्यादातर हमको इसको ड्राइवर मिरर भी कहते हैं, जो कि ड्राइवर ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसको पीछे की सरफेस को देखने के लिए। प्लेन मिरर से ये सब इतना अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का जरूरत पड़ेगा सर। मुझे लगता है यहाँ तक चीज़ें आपको सब कुछ क्लियर है। अब हम सर साइन कन्वेंशन देखेंगे। किसके लिए, तो रिफ्लेक्शन के लिए। किससे सर, तो स्फेरिकल मिरर से। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। ये एकदम कोऑर्डिनेट एक्सिस के ही फंडे को फॉलो करता है। अगर आपको इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का फंडा समझ में आता होगा तो लगभग सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक। ये एक्स एक्सिस में इधर की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है सर, इधर की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, ठीक। ये राइट वर्ड डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, और इधर की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है सर, मुझे बताएंगे। ये डायरेक्शन हमेशा निगेटिव होता है, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आया। नीचे की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है सर, नीचे की तरफ आप डायरेक्शन कैसा लेते हैं, निगेटिव। और वहीं ऊपर की तरफ का डायरेक्शन कैसा लेते हैं, तो ऊपर की तरफ का डायरेक्शन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। सिमिलर केस यहाँ पे, हाइट अपवर्ड्स को क्या लेंगे, पॉजिटिव। हाइट डाउनवर्ड्स को क्या लेंगे, निगेटिव। लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्टेंस को क्या लेंगे, निगेटिव। और राइट डायरेक्शन में डिस्टेंस को क्या लेंगे, पॉजिटिव। लेकिन कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे, तो सर इस पोल को ओरिजिन मानते हैं। जैसे यहाँ पे आप ओरिजिन को मानते हैं ना, वैसे पोल के समक्ष, पोल के ही अपेक्षित इन सारी चीज़ों को अगर मेजर करना शुरू कर देंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट अगर कुछ इस प्रकार से है तो डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या कहेंगे, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इसी के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं, ठीक, तो क्या कहेंगे, ये हाइट अपवर्ड्स जा रहा हूँ और ये पॉजिटिव होगा। और नीचे जा रहे हैं तो क्या कहेंगे कि मैं डाउनवर्ड जा रहा हूँ, ये क्या होगा, निगेटिव होगा। अपवर्ड जा रहे हैं तो पॉजिटिव हुआ, डाउनवर्ड जा रहे हैं निगेटिव हुआ। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो निगेटिव होगा, और राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। सिमिलर साइन कन्वेंशन, ये सारे रूल्स आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक। सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगी सर, तो पोल से मेजर होंगी। लेफ्ट और राइट के क्या केसेस हैं, ठीक। कौन कौन से रूल है, कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, आप सारी चीज़ों को रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया।
अब हम आते हैं अपने लेक्चर के लास्ट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। अब हमको मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ना है। आइए हम लेक्चर सीरीज में एक लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहते हैं जो कि मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन है। सर मिरर फॉर्मूला क्या है? जैसा मैंने कहा, अगर u से मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दिखाता हूँ, ठीक, u से मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दिखाता हूँ, और ये सारी डिस्टेंस कहाँ से लूंगा? मैं पोल से। और v से अगर मैं इमेज के डिस्टेंस को दिखाता हूँ, और f से मैं फोकल लेंथ को दिखाऊंगा, ठीक। अगर मैं इन सारी चीज़ों को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ तो मिरर फॉर्मूला हमको इन तीनों के बीच में रिलेशन शो करता है, जो कि 1/v + 1/u = 1/f। ये डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। बस एक चीज़ को ध्यान देना है कि जो u, v, f और r की वैल्यू आप यूज करेंगे वो कार्टेशियन साइंस के थ्रू ही यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन के थ्रू ही यूज करेंगे। हमारे पास लास्ट टॉपिक है हमारा मैग्नीफिकेशन। व्हाट इज मैग्नीफिकेशन? तो मैग्नीफिकेशन होता क्या है सर? अगर मान लीजिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से हो रहा है, या फिर इसका इमेज फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट के साइज से अगर साइज बढ़ जा रही है या घट जा रही है, तो इमेज की साइज किस एक्सटेंट तक बढ़ गई या घट गई, इसी प्रोसेस, इसी फेनोमेना को अगर जानना है तो आप मैग्नीफिकेशन के तहत जान सकते हैं। तो होता क्या सर कि ये अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास इमेज फॉर्म हुई, तो ये कुछ ना कुछ हद तक, किसी ना किसी एक्सटेंट तक मैग्नीफाइड हुई, और इसके मैग्नीफाइड वैल्यू को जानने के लिए हम इन दोनों के बीच में रेशियो को चेक करेंगे। तो अगर हमको पहले चेक करना है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के तहत, तो हम कुछ इस प्रकार से मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे और कहेंगे कि जो हाइट ऑफ इमेज फॉर्म हुई है उसको h' से अगर रिप्रेजेंट करता हूँ, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की पहले, इसी के रेशियो को आप मैग्नीफिकेशन कह ले जाइए। लेकिन अगर मैं इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के तहत चलूंगा तो ये मैग्नीफिकेशन स्मॉल m को मैं लिखूंगा v/u विद अ निगेटिव साइन। ये v क्या है सर? तो इमेज की डिस्टेंस है, और u क्या है? तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। सर ये निगेटिव साइन क्या है? निगेटिव साइन बस ये बताएगा आपको कि क्या नाम है, वो वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इंडिकेट करेगा कब? कि जब इमेज इज रियल, और अगर वो पॉजिटिव होगा तो क्या इंडिकेट करेगा कि वो क्या है? वर्चुअल। ठीक, बाकी और सारी चीज़ें सही हैं। यहाँ का मौसम भी कुछ थोड़ा सा चेंज हो रहा है, आपको नेक्स्ट पार्ट में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। रिफ्लेक्शन आपने पूरा सीखा, मैग्नीफिकेशन सीख लिया, अब आपको रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज, मैग्नीफिकेशन थ्रू लेंसेज, पावर ऑफ लेंसेज, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगी। आशा करता हूँ आप इस सीरीज़ को पहले के लेक्चर्स की तरह ही अपना प्यार दुलार देंगे। जीएस एडू हब को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ में प्रेस करें, ताकि सारे लेक्चर्स आपके पहले सबसे पहले आप ही के पास पहुंचाएं। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग। उसके बाद सर आपको सपोर्ट बनाए रखना है, क्योंकि ये चैनल आप ही का है, आप ही को ग्रो करना है। आपको ये सारे कंटेंट, पूरी एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे बहुत जल्दी अवेल हो जाएंगी। आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस चैनल कि आपको ये चैनल के कंटेंट कैसे लगते हैं, और आप वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस एडू हब। थैंक यू सो मच।